मेरा नाम रोशनी है। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में मेहमान बैठे हुए थे। मेहमानों को देखकर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी, क्योंकि ये अनजान लोग थे और मैं इनको नहीं जानती थी। मुझे लगा कि शायद मेरे पापा के दोस्त की वाइफ होंगी या फिर मम्मी की कोई सहेली होगी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे मेरे कमरे में बुलाने भेजा। मैं अपने कपड़े चेंज करने के बाद गेस्ट रूम में चली गई थी, जहाँ पर मम्मी पापा के साथ मेहमान बैठे हुए थे। ये एक औरत थी, उनके साथ हमारे पड़ोस की सुजाता आंटी भी थी। मैंने सुजाता आंटी को नमस्ते कहा और उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि आपने मुझे बुलाया। मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा आओ बैठो। मैं मम्मी के बराबर में जाकर बैठ गई थी। उन्होंने सामने बैठी हुई इस अनजान औरत से कहा कि देखिए भाभी जी, ये है मेरी बेटी रोशनी, अभी अभी कॉलेज से आई है। सुजाता आंटी ने कहा कि हमारी रोशनी बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है और घर के काम भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी तारीफें क्यों की जा रही हैं। सामने बैठी इस औरत ने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बड़ी ही प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई है। उन्होंने मुझे अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। मम्मी ने मुझे इशारा दिया कि जाओ बेटा, जाकर बैठ जाओ, तो मैं उनके बराबर में जाकर बैठ गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ रही हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं बीएससी कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा आगे और पढ़ना चाहती हो, तो मैंने कहा कि जी मैं आगे बहुत पढ़ना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मैं नौकरी करूँ, काबिल बनूँ। मेरी इस बात को सुनकर वो खामोश हो गई थी। मम्मी ने कहा कि नहीं, बस हमारी बेटी आगे नहीं पढ़ेगी। मम्मी की इस बात पर मैंने उन्हें चौंक कर देखा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर इस औरत ने मुझसे पूछा कि तुमसे खाना बनाना आता है? मैंने कहा कि जी आता है। वो कहने लगी कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बेटे को खाने पीने का बहुत शौक है। फिर वो मेरे बराबर में से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप लोग सोच समझकर मुझे जवाब दे दीजिएगा, बाकी की बात हम लोग फोन पर करेंगे। ये कहकर वो हमारे घर से चली गई। उनके साथ साथ सुजाता आंटी भी चली गई थी। मैं मम्मी को गौर से देखने लगी और कहने लगी, मम्मी आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन है और मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रही थी? मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। तुम्हें याद है पिछले महीने जब हम लोग शर्मा अंकल की बेटी की शादी में गए थे, वहाँ इन्होंने तुम्हें देख लिया था। फिर इनको सुजाता के बारे में पता चला कि वो हमारी पड़ोसी है, इसलिए ये सुजाता के थ्रू तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ पर आ गई। ये तुम्हें पसंद करके चली गई है रोशनी। हमने सुना है कि ये लोग बहुत अमीर हैं, अब हमें लड़के को देखना है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि लड़के वाले अमीर होने के साथ साथ इज्जतदार लोग हैं। सिर्फ 2 भाई हैं और लाखों की जायदाद है। कहाँ हम मिडिल क्लास लोग और कहाँ वो बिजनेसमैन लोग। इतने अमीर घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है रोशनी। मैंने तो तुम्हारे पापा से बोल दिया है कि लड़का हमें पसंद आ जाएगा तो फौरन ही हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप लोग इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की कर रहे हो? मेरा रिश्ता तय करने से पहले आपने मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे बताया भी नहीं कि ये औरत मेरा रिश्ता लेकर यहाँ आई थी। मम्मी मुझे आगे पढ़ना है और आप मेरी शादी करना चाहती हो। मम्मी कहने लगी, बेटा तुम कितनी ही पढ़ाई कर लो, एक न एक दिन तो तुम्हारी शादी जरूर होगी और ये तो बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई जारी रखेंगे। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से इतना बड़ा फैसला मेरे लिए कर लेना, ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अगले दिन मेरे पेरेंट्स मेरी इजाजत के बिना ही लड़के को देखने के लिए चले गए थे और रिश्ता भी पक्का करके आ गए थे, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था, अच्छी फैमिली का था, अच्छा कमाता था, उसका अच्छा सा घर था। कहाँ हम लोग और कहाँ वो लोग। मेरे पेरेंट्स की खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मैं उदास थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया था और इतनी जल्दी मेरा रिश्ता तय कर दिया था और जल्दी ही वो मेरी शादी भी करने वाले थे। मेरी उदासी मेरे पेरेंट्स से सही नहीं गई, इसलिए वो मुझसे बात करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस रिश्ते के लिए खुश नहीं हो क्या? मैंने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा कि पापा मैं इस रिश्ते से खुश कैसे हो सकती हूँ? आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ कर दिया है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाले और उनके फैसले पर सर झुकाने वाले बच्चे हमेशा ही अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे बच्चों की तरह समझा रहे थे। पापा कहने लगे, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, सारी जिंदगी हमने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया, तो क्या तुम अब हमारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती?
ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। देखो बेटा, शादी के बाद भी पढ़ लेना, शादी के बाद भी तुम कामयाब हो जाना, शादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। ये लोग मुझे मोहब्बत से समझा रहे थे। मैंने कहा मम्मी पापा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम बहुत मासूम हो, वहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। अब इन लोगों ने मुझे इतने प्यार से समझाया था तो फिर मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ गई थी। लेकिन मैं इन दोनों की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिद की खातिर मैंने उनकी बात मानी थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है और मेरी शादी 2 महीने बाद है। मैं बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पता नहीं वो कौन है जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है, बिहेवियर का कैसा है। मेरे घर वाले तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं उदासी से अपनी सहेलियों को ये सब कुछ बता रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने कहा, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं, तुम्हारी शादी होने जा रही है, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, तुम लोग मेरी शादी में आओगी ना? तो मेरी सहेलियां कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, आखिरकार तुम्हारी शादी बड़े अमीर लड़के के साथ जो होने जा रही है, हम भी तो देखेंगे कि आखिर तुम्हारा पति कैसा है। मैंने तो अभी तक मेरे होने वाले पति अरविंद की फोटो तक नहीं देखी थी। अगर मेरे पास फोटो होती तो मैं तुम लोगों को फोटो जरूर दिखाती। मेरी सहेलियां कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, फोटो दिखाने की क्या जरूरत है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारी शादी पर ही उनको देख लेंगे। मैं जब घर आई तो मम्मी ने मुझे अरविंद जी की फोटो दिखाई। वो तो सच में बहुत हैंडसम थे, इतने हैंडसम कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी शादी इतनी सुंदर इंसान से होगी। उन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और अब मैंने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अरविंद के नाम से भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था। और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरी शादी दोनों ही परिवारों की तरफ से बड़ी धूमधाम के साथ की गई थी। मुझे अपने घर वालों से बिछड़ने का दुख था, होता भी क्यों नहीं, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला था। मैं अपनी इस शादी से जहाँ पहले खुश नहीं थी, लेकिन अब अरविंद को देखने के बाद बहुत खुश थी। शादी वाले दिन वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं उनसे अकेले में मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। जब मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी और बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आए तो उनके बर्ताव ने मेरे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने कमरे के अंदर आते ही कहा, यहाँ बिस्तर से हटो, यहाँ मुझे सोना है, बहुत तेज नींद आ रही है, तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं कब से उनका इंतजार कर रही थी और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। जब मैं बेड से नहीं हटी तो उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुझे घूरकर देखने लगे। कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी दूं, लेकिन अगर तुम खुद मेरे करीब आना चाहती हो तो आ सकती हो। उनके इन शब्दों ने अचानक मुझे हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा लंबा चौड़ा शरीर तुम्हारे इस मासूम शरीर को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी को मेरी शादी करवाने का बहुत शौक था। ये शौक उनको ऐसे ही नहीं है, बल्कि वो अपने पोते पोतियां गोद में खिलाना चाहती हैं। मैं तुम्हें दिल से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शादी करने के बाद जिम्मेदारियों में नहीं बंधना चाहता था। और हाँ, ध्यान से सुन लो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अपना लहंगा समेटकर एक तरफ बैठ सकती हो। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने जिस मकसद के लिए मेरी तुमसे शादी करवाई है, मैं सिर्फ उस मकसद को पूरा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई शादी की खुशी बता रही है कि तुम वही चाहती हो जैसा मेरी मम्मी चाहती हैं। तो फिर मैं तुम दोनों की खुशी को एक साथ पूरा कर देता हूँ। मैं अपने पति की ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो मेरे करीब आए, उन्होंने मुझसे अपना हक वसूल किया और फिर उसके बाद वो गहरी नींद में करवट बदलकर सो गए थे और मैं बेगानों की तरह उन्हें देखती रह गई थी। मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में अपने पति के लिए जितनी मोहब्बत पैदा हो गई है, उस हिसाब से उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। मेरे चेहरे पर बिल्कुल उदासी छाई हुई थी और मेरा पति सुकून की नींद सो रहा था। दिन निकला तो मैं कमरे से बाहर चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब फ्रेश होकर बाहर आई तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर मेरी सास नाश्ता लगवा रही थी। मुझे अकेले कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी।
मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, और ये अरविंद कहाँ है, उठा नहीं है क्या अभी? तो मैंने नजर झुकाकर उन्हें जवाब दिया कि जी नहीं, अभी वो सो रहे हैं। मेरी सास कहने लगी कि ओहो, ये लड़का भी ना अभी तक सो रहा है। अच्छा बेटा तुम मेरे पास आकर बैठो। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और मेरे साथ बातें करने लगी। मैं उनके साथ बातें कर रही थी, मगर बार बार मेरा ध्यान अपने पति के रात वाले बिहेवियर पर जा रहा था, क्योंकि उनके बिहेवियर ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था और साथ ही मुझे हैरान भी कर दिया था। मैं अपनी सास की बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास और परेशान था। शायद मेरे चेहरे पर छाई हुई उदासी देखकर वो समझ गई थी कि मैं परेशान हूँ। उन्होंने खुद ही मेरी बात का जवाब दिया और कहने लगी कि बेटा अरविंद गुस्से का थोड़ा तेज है, तो अगर वो तुम्हें डांट दे तो तुम उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। अब वो तुम्हारा पति है, धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाएगा, प्लीज तुम माइंड मत करना। मेरी सास अपने बेटे की तरफ से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे उनसे भी नफरत महसूस होने लगी, जिन्होंने मुझे अपने सर फिरे बेटे के पल्लू से बांध दिया था। मुझे अपना पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। भले ही उसकी शक्ल अच्छी थी, लेकिन वो दिल का अच्छा नहीं था। मैंने जो सपने सजाए थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो चुके थे। मुझे तो लगा था कि मेरी तरह मेरा पति भी मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझे टूट कर चाहेगा, लेकिन उसने टूट कर चाहने के बजाय मुझे ही तोड़ कर रख दिया था। मैं अभी अपनी सास के साथ डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अभी तक मेरा पति उठकर नहीं आया था। गुड मॉर्निंग मॉम, हाउ आर यू? पीछे से एक आवाज मुझे आई। तभी वो इंसान मेरे बराबर में आकर बैठ गया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था, आरुष, जो मेरी सास के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था और मुझे गौर से देखने लगा। उसने कहा, मॉम, भाभी का चेहरा उदास क्यों है? क्या हुआ भाभी, आपको मेरे भैया पसंद नहीं आए क्या? मैंने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर मैं हल्की सी दिखावा करने के लिए मुस्कुरा दी थी। पता नहीं क्यों मेरा देवर मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। मैंने नोटिस किया था कि मेरा देवर हमेशा देखता रहता था कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हंसती नहीं हूँ, मुस्कुराती नहीं हूँ, किसी से खुलकर बात नहीं करती। वो मुझसे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे इस घर में किसी से भी बात करने का कोई शौक नहीं था। जब एक औरत को उसका पति ही पसंद नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं करता, उसे खुश नहीं रख सकता, तो फिर वो कैसे दूसरों के साथ खुश रह सकती है। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे में जा रही थी, जब मैंने अपने देवर को उसकी माँ से बातें करते हुए सुना। वो उनसे कह रहा था कि मॉम, आपने ये क्या कर दिया? रोशनी कितनी सीधी और मासूम लड़की है, आपने भैया के साथ उसकी शादी करवाकर आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, शायद वो भैया के साथ खुश नहीं है। तभी मेरी सास ने आरुष से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई काम में कितना बिजी रहता है। ये लड़की चाहे तो अपने पति का दिल जीत सकती है, मेरे बेटे को इसके साथ मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे अपने पति का दिल जीतूं? वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, सिर्फ रात को ही मेरे करीब आते थे। उसके अलावा ना वो मेरे साथ बातचीत करते थे और ना ही मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए थे। मुझे अपने मायके जाना था, क्योंकि यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरी शादी को पूरा हफ्ता हो गया था और अभी तक मैं खुलकर हंसी भी नहीं थी, मुस्कुराई भी नहीं थी। आखिर कैसे मैं हंस सकती थी? मेरे होठों की हंसी जो मेरे पति ने छीन ली थी, उनका ऐसा बिहेवियर मुझे अंदर तक छलनी कर गया था। मेरी सास तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, पति ऑफिस में होते थे। मैंने देखा था कि मेरा देवर भी अपने भाई से कम स्मार्ट नहीं था। वो मेरे साथ बातें करने की कोशिश करता था। मेरा इस घर में दिल नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि वो मेरे साथ बातें करता है तो मैं भी उसके साथ बातें कर लेती हूँ। वो बहुत अच्छी बातें करता था, उसकी बातों से मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। उस दिन भी मैं अपने मायके जाने के लिए उदास बैठी हुई थी। मैं अपने पति के साथ अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन वो तो सवेरे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। आरुष ने कहा कि भाभी, आप क्यों उदास बैठी हुई हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? आरुष कहने लगा कि भाभी चलिए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि भैया आपको खुश नहीं रखते, भैया का बर्ताव आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कभी भी किसी भी काम की जरूरत हो तो आप फौरन मुझे याद कर सकती हो। मुझे आरुष की ये हरकतें बहुत अच्छी लगी थी,
कि वो मेरे काम के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए चला गया था। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने मायके में रही थी। रात को वो मुझे लेने के लिए भी आ गया था। मेरी सास को ये बात पता थी, लेकिन जब रात को मैं आरुष के साथ अपनी ससुराल वापस आई तो मुझे मेरे पति ने देख लिया था। जैसे ही वो मेरे सामने आए तो उनके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशंस ये साबित कर रहे थे कि मेरे देवर को मेरे बराबर में चलकर आता हुआ देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। आरुष तो फौरन ही अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेरे पति ने फौरन ही मेरा जबड़ा दबोच लिया और कहने लगे कि तुम इसके साथ कहाँ से आ रही हो, घर से बाहर कहाँ गई थी, बताओ मुझे। मैंने कहा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ गई थी, आप मुझे नहीं लेकर जाते, इसलिए आरुष मुझे अपने साथ ले गए थे। वो सिर्फ मुझे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए गए थे। तो उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगी कि बदतमीज औरत, अगर मैं तुझे लेकर नहीं गया तो तू मेरे भाई के साथ ही चली गई, तुझे शर्म नहीं आती मेरे भाई के साथ जाते हुए? आइंदा मैं ऐसी हरकत तुझे अपने भाई के साथ करते हुए ना देख लूं, वरना सोच लेना कि मैं तेरा क्या अंजाम करूंगा। मेरे पति इतने ज्यादा गुस्से में थे कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसने मेरे दिल को तोड़ दिया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। अगली सुबह जब हम सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे तब मेरी सास ने अरविंद से कहा कि बेटा, तुम बहू को कहीं अपने साथ घुमाने फिराने ले जाओ। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तब से तुम लोग कहीं पर नहीं गए हो। मेरे पति ने अपनी माँ के सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कहने लगे कि जी जी मम्मी, जैसे ही मैं काम से फ्री होता हूँ फौरन ही रोशनी को कहीं न कहीं लेकर जाऊंगा। वो अपनी मम्मी के सामने ऐसे बनते थे जैसे मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा, अरविंद तुमसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन ये तो मैं ही जानती थी कि वो मम्मी को खुश करने के लिए सिर्फ दिखावा करते थे। मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ था। मेरी सास ने कहा कि बस अब जल्द से जल्द तुम मुझे खुशखबरी और सुना दो। मैं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। उनको अपनी आंखों से देखकर मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं अपनी सास की इस बात पर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब मैं अपने देवर से खिंची खिंची रहती थी। मैं जानती थी कि मेरे पति को पसंद नहीं कि मैं उसके करीब में भी खड़ी हो जाऊं, तो इसीलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। मुझे अरविंद के गुस्से से बहुत डर लगता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। आरुष मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं उसे इग्नोर कर देती थी, और जब भी वो मेरे करीब आता मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पास से हट जाती थी। लेकिन वो ये सब कुछ अब नोटिस करने लगा था, इसलिए एक दिन वो मेरे बिना इजाजत मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में आ गया। उस समय मैं खड़ी हुई थी। वो मेरे पास आया और उसने मुझे कंधों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहने लगा कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मैंने कहा, आरुष ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपसे बात करने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपके करीब आने की कोशिश करता हूँ, और आप हो कि मुझसे बार बार दूर जा रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। आपको भैया में ऐसा भी क्या दिखता है जो मुझ में नहीं? तुम मुझे पसंद आ गई हो। मैं जानता हूँ कि भैया का बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते तो मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कदर नहीं है। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और घबरा गई थी। मैंने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। सॉरी रोशनी, मैं अपने ऐसे बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद आ जाओगी। भैया तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा कर रहे हैं। आरुष की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ना जाने क्यों इस बात पर उसके गले से लगकर रोने लगी थी। उसने मेरे कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा और उसके प्यार भरे शब्द मेरे दिल को छू गए थे, लेकिन फिर भी मैं उसे खुद से दूर कर रही थी। इतने में ही अरविंद कमरे के अंदर आए, जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आरुष मुझसे 2 कदम पीछे हट गया था और अपने भैया की तरफ देखकर कहने लगा, भैया मैं आपसे ही मिलने आया था, लेकिन आप कमरे में नहीं थे। और उसने फौरन ही बात बदल दी थी। थोड़ी देर पहले तक तो वो बड़े अजीब अंदाज में मुझसे बातें कर रहा था। दोनों भाई आपस में अपने काम के बारे में कुछ बातें करने लगे और मैं हैरानी से एक तरफ खड़ी हो गई थी। मेरे पति अपने भाई से बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ आ रही थी, क्योंकि वो मुझे आरुष के नजदीक खड़े हुए देख चुके थे।
अरविंद ने आरुष के कमरे से जाने के बाद मुझे बेड पर जोर से धक्का दिया और मेरे बाल पकड़ते हुए कहने लगे कि तुम आरुष के इतने करीब क्या कर रही थी? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अभी तो तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। पहले तो मैं तुम्हें वार्न कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर तुमने वही हरकत दोहराई है। मैं हैरानी से अरविंद की तरफ देख रही थी, जो फिर से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा चुके थे, जबकि मेरा उनके भाई से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ मैं आरुष की वजह से बहुत परेशान थी। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी और अरविंद के घर आने का समय होने वाला था, जब मेरी सास किचन में आई और कहने लगी कि बेटा, तुम अभी तक यहाँ हो, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। देखो, पति के आने से पहले थोड़ा सज संवर कर रहना चाहिए, ताकि घर में दाखिल होते ही उसका अपनी पत्नी पर दिल आ जाए। तुम तो मेरे बेटे के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं होती। देखो, ऐसा करने से पति खुश हो जाता है। चलो जाओ अपने कमरे में और अच्छे से तैयार होकर वापस आओ। मैं अपनी सास के कहने पर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मेरा तैयार होने का दिल तो नहीं कर रहा था। मैंने फिर भी सिंपल से कपड़े निकालकर पहन लिए और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया, जिसमें मैं काफी सुंदर लग रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, मुझे यही लगा कि अरविंद आए होंगे, लेकिन जब मुझे भारी कदमों की आहट अपने पीछे सुनाई दी तो मैंने शीशे में अपनी नजरें उठाकर देखा। मेरे पीछे आरुष खड़ा हुआ था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आरुष मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं घबराती हुई कहने लगी। उसने कहा कि देखो रोशनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैं उसको इस समय अपने कमरे में देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, देखो, इस समय अरविंद के आने का समय है। तुम्हें जो भी कहना है अरविंद के सामने ही कहना, क्योंकि उस दिन वाली बात मुझे अच्छी तरह से याद थी। मेरे पति ने मुझे कितना बुरा भला कह दिया था, और इससे पहले भी इस वजह से मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने देवर के साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैंने आरुष को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उसने अचानक मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घबरा गई थी। उसने कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि भैया को तुम्हारी कदर नहीं है, बस इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी होती है, और यही वजह है कि मेरे दिल में ये हमदर्दी मोहब्बत बन गई। मैं तुम्हें बहुत टूट कर चाहता हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जान लो। मेरे भैया से डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं मानता, बल्कि तुम्हें अपनी मोहब्बत मानता हूँ। अरविंद भैया कभी भी तुम्हें खुश नहीं रखेंगे, क्योंकि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, जो कि उन्हें छोड़कर जा चुकी है। यही वजह है कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ मम्मी के कहने पर ही उन्होंने तुमसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए शादी की है। जैसे ही तुम उनको बच्चा पैदा करके उनको दे दोगी, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से खुद ब खुद निकाल देंगे। उनके साथ जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी मैं सारी की सारी पूरी करूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा। मैंने कहा, आरुष प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बहुत मजबूती से मेरे हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन ना जाने क्यों उसकी बातों का असर मुझ पर होने लगा था। आरुष तो अपनी बात पूरी करने के बाद कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन मैं बार बार उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। मुझे उसका ख्याल आ रहा था कि कितनी मोहब्बत से वो मेरे साथ बातें कर रहा था, जबकि मेरे पति ने तो अभी तक मुझे मोहब्बत भरी नजर से देखा भी नहीं था। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। अगर तुम ऐसे ही अच्छा सा तैयार होती रही तो बहुत जल्द मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। मैं दिल ही दिल में कहने लगी कि मुझे अब आपके बेटे की मोहब्बत चाहिए ही नहीं। इतने में मेरे पति मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए और उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद अपनी माँ के बराबर में जाकर बैठ गए। वहाँ पर आरुष भी मौजूद था। उन्होंने अपने भाई से कहा, और आरुष, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है? क्या देख रहा हूँ कि कई दिनों से तुम यहीं पर रह रहे हो। उधर नाना नानी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल मेरा देवर बचपन से ही अपने ननिहाल में पला बड़ा था, इसलिए वो हमेशा वहीं रहता था। लेकिन इस बार वो अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ था। जब से उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से ही वो यहीं का होकर रह गया था। उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता था। आरुष ने अपने भाई को जवाब दिया कि भैया चला जाऊंगा, ये भी तो मेरा अपना ही घर है ना। मैं खामोशी से नजर झुकाकर खाना खाने में बिजी थी। आरुष ने अजीब नजरों से एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अपने भाई की तरफ देखा। खाना खाने के बाद अरविंद कहने लगे कि रोशनी, मैं कमरे में जा रहा हूँ।
मेरे लिए एक कप कॉफी बना देना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। उन्होंने अपने भाई से कहा कि कल मैं भी अपनी पत्नी को लेकर नाना नानी के यहाँ जाऊंगा, तुम वहाँ कॉल करके बता देना। मैं भी अपनी पत्नी को अपने नाना नानी से मिलवाना चाहता हूँ। और इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए थे। मुझे खुशी हुई थी कि उन्होंने मुझे मेरी पत्नी कहकर पुकारा था, यही मेरे लिए बहुत था। मैं किचन में जाकर अपने पति के लिए चाय बनाने लगी तो मैंने देखा कि किचन में आरुष खड़ा हुआ था। उसने कहा, तो फिर तुमने क्या सोचा है रोशनी? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा जो कि अब बिल्कुल मेरे सामने आ चुका था। मैंने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा, प्लीज बताओ ना मुझे, मेरी बात का जवाब दो, तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा कि फिलहाल तो तुम खामोश रहो, अभी मेरी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए, ऐसे में कोई ऊंच नीच हो गई तो सब मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। आरुष ने तभी मुझे मेरे कंधों से पकड़ लिया और मेरा चेहरा अपनी तरफ किया। कहने लगा, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ जाऊंगा और कभी तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। वो जुनूनियत के साथ कहने लगा तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जिसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं इस तरह की मोहब्बत अपने पति से चाहती थी, लेकिन उन्होंने ना तो कभी मुझे ऐसी मोहब्बत का एहसास भी होने दिया। मैं चाय ट्रे में लेकर कमरे में पहुंची तो अरविंद बेड पर बैठे हुए थे। उनके बराबर में चाय का कप रखते हुए मैं दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गई। उन्होंने सीरियस होकर मुझसे पूछा, परेशान हो क्या? लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखो रोशनी, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ संतान के लिए शादी की है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सारे हक अदा करूँ। जिस मोहब्बत की तुम हकदार हो तुम्हें वो मोहब्बत भी दूँ, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वो मोहब्बत से मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं तो अपने ही दुनिया में मगन थी। बार बार मेरे दिमाग में आरुष की बातें गूंज रही थी। मेरे पति ने मुझे हिलाकर कहा कि तुम ठीक हो रोशनी? मैं एक झटके से दूर हुई और कहा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं घबरा गई थी। उन्होंने कहा कि देखो रोशनी, मैं कोशिश करूंगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मुझे पता है कि आपने सिर्फ मेरे साथ बच्चे के लिए शादी की है, इससे ज्यादा आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे झूठी मोहब्बत के दिलासे मत दीजिए। मुझे पता है कि आप पहले से ही। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, अरविंद को गुस्सा आ गया और कहा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बीते हुए कल को मेरे सामने दोहराने की कोशिश की तो, और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया कि मैं पहले किसी से मोहब्बत करता था? अरविंद ने गुस्से में मुझसे सवाल किया तो मैं घबरा गई। उनके चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैं परेशान हो गई थी। मैंने घबराते हुए इनकार में सर हिला दिया और अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई थी। वो न जाने कितनी देर तक मेरी तरफ खूंखार नजरों से देखते रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो सो गए थे। मैं जानती थी कि आरुष अभी इस घर में है, वो यहाँ से गया नहीं है। मैं कमरे से बाहर निकली और आरुष के कमरे की तरफ चली गई। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। न जाने क्यों आरुष का मोहब्बत से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा था, जबकि अरविंद ने तो इस तरह से मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो आरुष ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया था। कहने लगा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आरुष, मुझे बहुत डर लगता है। अरविंद मुझे बहुत डांटते हैं। मुझे उनके साथ शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो तो बहुत बुरे इंसान हैं। आरुष कहने लगा कि देखो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी कर लेंगे। तुम भैया से डिवोर्स ले लेना, ठीक है? अभी जाओ अपने कमरे में। उन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो वो हम दोनों पर ही शक करेंगे। मैं सर हिलाते हुए वहां से अपने कमरे में आ गई थी। सुबह सवेरे पता नहीं मेरा पति कमरे से निकलकर कहाँ चला गया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे गुजरते हुए दिनों के साथ अरविंद मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन अब उनका मेरे करीब आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चोरी चुपके आरुष से उनके कमरे में मिलने के लिए जाती थी और उनसे बात भी करती थी। एक दिन आरुष ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे अकेले में मिलने कहाँ जाती। मैंने उसे मना भी किया मगर वो नहीं मान रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि आरुष के दिमाग में कौन सी शैतानी चाल चल रही है। वो मेरे साथ क्या करने वाला है। उसके ज्यादा जिद करने पर और नाराज होने पर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और फिर मैं एक रात खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। वो मुझे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले रखा था। हम लोग कार में बैठे हुए थे। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद एक सुनसान इलाके में ले जाकर आरुष ने कार रोक दी थी।
वो मुझसे अकेले में मिलकर बहुत खुश हो रहा था। मैंने कहा कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी है? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कहीं लेकर जाना चाहते हो। क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आना चाहते थे? आरुष ने अपने चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट सजाई और कहने लगा कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था, क्योंकि वहाँ तुम्हें अपने पति का हमेशा डर रहता है और मुझे मॉम का। मैंने कहा, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? गाड़ी स्टार्ट करो और घर चलते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। आरुष ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो बातें करते करते धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और उसने मेरा ध्यान बातों में भटका लिया। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने चेहरे के करीब लेकर जाने लगा था। तभी मैंने उसको अपने हाथों से झटक दिया और कहा कि आरुष, ये क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे कोई बदतमीजी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ अकेले में अच्छा समय बिताने के लिए आया हूँ और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। मैंने कहा, देखो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मगर आरुष पर तो जैसे खून सवार हो गया था। उसे मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि प्लीज ऐसा मत करो, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो हम शादी करेंगे, मगर ये सब कुछ नहीं। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि आरुष की नज़र में आज मेरी कोई अहमियत नहीं थी। उसे मैं नहीं बल्कि मेरा वजूद चाहिए था। वो बार बार मुझे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार भी मैंने उसकी नहीं सुनी। जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रही हूँ, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो मेरे दुपट्टे को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल नहीं किया और मैं उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार चुकी थी। मेरे थप्पड़ मारने पर वो हैरान रह गया था। ये थप्पड़ शायद उसके ईगो पर जाकर लगा था। वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसे गुस्सा आया और वो गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए मुझे घर वापस लेकर आ गया था। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं घर में दाखिल हो रही थी और वो समझ गया था कि मैं अब उससे बात नहीं करूंगी। इसलिए वो मुझे मनाने के लिए पीछे से मुझे आवाज लगाने लगा और मेरे आगे आ गया। मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैं फौरन ही अपने कमरे में आ गई थी। मैंने देखा कि कमरे के अंदर मेरे पति जाग रहे थे। उन्हें लगा कि मैं किचन से आ रही हूँ। अब न जाने क्यों मैं कई दिनों से उनके अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। वो जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर आया करते थे और रात को मेरे साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करते थे और हर बार बात करते समय यही कहते थे कि तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना, तुम बहुत अच्छी हो। हर बार उनकी बातों में मेरी तारीफ होती थी। न जाने क्यों मेरा ध्यान अब आरुष की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। क्या मेरे पति बदलने लगे थे? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी? मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आरुष, उसने जो मेरे साथ किया था, मैं उसकी वजह से बहुत नाराज थी। वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे माफ नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर से भगा ले जाऊंगा, फिर तुम बदनाम हो जाओगी। मगर मैं अभी भी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पति अब मुझ पर मोहब्बत की बारिश करने लगा था। वो मेरी इतनी केयर करने लगा था कि मुझे अब उससे मोहब्बत होने लगी थी। उसकी मोहब्बत देखते हुए मुझे आरुष की मोहब्बत समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं तो आरुष के साथ भी मोहब्बत की बातें कर चुकी थी। मैं इतनी आवारा तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे खुद से घिन आने लगी थी। 2-3 दिन गुजर चुके थे। आरुष बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब आरुष को गुस्सा आ रहा था। दोपहर का समय था। मेरी सास आज घर में मौजूद नहीं थी, जबकि अरविंद तो इस समय ऑफिस में ही होते थे। आरुष मेरे कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही मैं खड़ी हुई थी। उसने गुस्से में मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने तुमसे कहा है कि भैया से डिवोर्स ले लो, तो तुम अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं ले रही हो? मैंने गुस्से में आरुष से खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्योंकि मुझे उनसे डिवोर्स नहीं लेनी, मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ और मुझे समझ आ गया कि तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करते तो उस दिन गाड़ी में। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। आरुष ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अपने पति से डिवोर्स नहीं लूंगी। ये कहकर मैंने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन आरुष मेरे करीब आ चुका था। उसने कहा कि नहीं,
तुम ऐसे कैसे उससे मोहब्बत कर सकती हो, तुम तो सिर्फ मेरी हो, वो गुस्से में बोल रहा था। इतने में ही अचानक जोर से दरवाजा खुला। दरवाजे पर अरविंद खड़े हुए थे, जो खूंखार नजरों से हम दोनों की तरफ देख रहे थे। वो अपने भाई की तरफ गए। इससे पहले वो आरुष से कुछ कहते, उन्होंने उसके मुंह पर घूंसा मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई की पीठ पीछे छुरा घोंपते हुए। इससे पहले आरुष कुछ कहता, अरविंद ने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना सगा भाई समझा, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। ये कहकर आरुष ने उन्हें गुस्से में देखा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं फौरन ही अरविंद के कदमों में जाकर रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बेवफाई की है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। शायद ये मेरी गलतफहमी थी कि आप मुझे मोहब्बत नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते थे, और मुझे ये सब कुछ चाहिए था, जिसकी वजह से मैं आरुष की तरफ चली गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरविंद ने मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और मेरे आंसू साफ करते हुए कहने लगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। दरअसल आरुष मेरा सौतेला भाई है। उसने इस बात का फायदा उठाया कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता। वो मुझे तुमसे अलग करना चाहता था और तुम्हें हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश की। वो मेरी सौतेली माँ का बेटा है। उसने मेरी माँ को भी कई बार धोखा दिया है, इसलिए वो अपने नाना नानी के घर रहता है। लेकिन शादी के मौके पर वो यहाँ पर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि अब वो दोबारा से कोई चाल चलने वाला है। गलती मेरी ही है। अगर मैं शुरू में तुम्हारे साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आता तो शायद उसे ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता। तुम भी मुझे माफ कर दो रोशनी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि रोना बंद करो। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आइंदा मुझसे भी कोई गलती नहीं होगी। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने सौतेले भाई का इस घर में पूरी तरह से आना जाना बंद करवा दिया, क्योंकि आरुष की नीयत हमेशा इस घर और इस घर के लोगों के लिए खराब रहती थी। वो पहले ही इन लोगों को काफी तकलीफ पहुंचा चुका था। अभी वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके मेरे पति को ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी हर चीज पर मेरा कब्जा है। ऊपर वाले ने समय से पहले मेरी आंखें खोल दी थी और कोई बड़ी गलती करने से पहले मुझे बचा लिया था। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनसे मुझे मोहब्बत मिलती है, इज्जत भी मिलती है और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन जब भी मुझे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में याद आता है तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं बड़ी आसानी से आरुष की बातों में आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।